हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुनीर मुल्ला आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं मुस्लिम अधिकार आंदोलन चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के बारे में। इस विषय पर यह हमारा दूसरा वीडियो है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो का पहला भाग यानी पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ खास अहम मुद्दों की जानकारी लेंगे। पहला मुद्दा यह है कि वक्फ की ज़मीनों पर हुए अतिक्रमण को हम कैसे हटाएं। दूसरा, वक्फ प्रॉपर्टी की तरक्की यानी डेवलपमेंट हम कैसे करें, उसका उत्पन्न कैसे बढ़ाएं, रेवेन्यू जनरेट कैसे करें। तीसरा, वक्फ बोर्ड के अभी के हालात कैसे हैं और वो कैसे सुधारे जा सकते हैं। और चौथा यह है कि वक्फ के ज़मीन पर मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया केस की पूरी हकीकत आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस विषय की जानकारी देने के लिए आज हमारे यहाँ मौजूद है जनाब अब्दुल रऊफ शेख साहब। शेख साहब ये महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं। इसके साथ साथ वो नागपुर विभागीय आयुक्त कार्यालय के उपायुक्त भी रह चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं शेख साहब से गुजारिश करता हूं कि वो हमें आज के इस विषय की जानकारी दे, मार्गदर्शन करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया दोस्तों। अब भाई ये बड़ा एक प्रॉब्लम है, वो है इन्क्रोचमेंट का। इन्क्रोचमेंट का एक बड़ा इशू है वक्फ के प्रॉपर्टीज पे। सच्चर कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था कि उसमें एक बड़ा चैप्टर लिखा है वक्फ के ऊपर में, और उस चैप्टर में उन्होंने क्लियर लिखा है कि 1,20,000 करोड़ के वैल्यूएशन की वक्फ प्रॉपर्टीज इंडिया में मुसलमानों की है। अगर उसको प्रॉपरली किराए पे दिया जाए 10% रेट के हिसाब से, तो 12,000 करोड़ रुपए का इनकम इसमें हो सकता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से 4 गुना होता है। तो लेकिन उन्होंने कहा था कि ये प्रॉब्लम इसलिए हो नहीं रहा है कि इसमें इंक्रोचमेंट बहुत है और इंक्रोचमेंट को खाली कराना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो इंक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमने जब मैं वक्त बोर्ड में था उस वक्त में हमने एक थोड़ा ट्रायल किया था, और उसके पहले भी एक टेस्ट किया था कि भाई कितनी प्रॉपर्टी हमारी जो है वो इंक्रोचमेंट में है। तो एक एस्टिमेट के हिसाब से 60% की करीब प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में इंक्रोचमेंट में हो सकती है, एक ऐसा एक अंदाज है। और वो अर्बन प्रॉपर्टीज बहुत सारी है उसमें। इलीगल पोजीशन अगर किसी का इंक्रोचमेंट है, तो अभी नया 2003 का जो कानून था उसके अंदर में उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रोविजन किया है इंक्रोचमेंट के लिए। इंक्रोचमेंट की डेफिनेशन थोड़ी बदल दी उन्होंने। अगर किसी का लीज पीरियड खत्म हो जाता है या किराया पीरियड खत्म हो जाता है, और खत्म होने के बाद में अगर वो रिलीज नहीं कराता है, रिन्यू नहीं कराता है, उसको भी इंक्रोचमेंट माना जाता है। किसी के इलीगल पोजीशन में गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ली, तो उसको भी इंक्रोचमेंट माना जाता है नए कानून के हिसाब से। और इंक्रोचमेंट जो है वो पनिशेबल ऑफेंस रखा है उन्होंने। सेक्शन 52A में इंक्रोचमेंट को उन्होंने ऑफेंस बना दिया, पनिशेबल ऑफेंस है। अगर इंक्रोचमेंट की कंप्लेंट वक्फ बोर्ड करता है और JMFC के कोर्ट में, तो वो इंक्रोच करने वाले आदमी पे या जिसके पास में भी गैर कानूनी तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो इंक्रोचर होता है। चाहे उसको गलत तरीके से किसी ने बेच दिया हो, किसी भी तरीके से उसको गैर कानूनी तरीके उसकी जिसकी भी पोजीशन में वक्फ की प्रॉपर्टी आई है, वो इंक्रोचर कहला जाता है। और इंक्रोचर जो है, इंक्रोचमेंट इस तरह का इंक्रोचमेंट, किसी वक्त प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से अपने कब्जे में रखना, ये कानूनी अपराध है और उसके लिए इसको सजा हो सकती है। लेकिन इसकी कंडीशन है कि इसकी कंप्लेंट बोर्ड ने करना है, वक्फ बोर्ड ने करना है। तो जो मुतवल्ली है उन्हें वक्फ बोर्ड को अप्रोच करना है, और फिर वो एक तरीका है कि उस पर क्रिमिनल केस भी चलाई जा सकती है। दूसरी एक सिविल मैटर होता है कि अगर आपको किसी का इंक्रोचमेंट हटाना है, तो उसमें एक प्रोसीजर वक्फ बोर्ड में दिया है, तो उसमें वक्फ बोर्ड को कार्रवाई करनी पड़ती है। CO पहले इसकी इंक्वायरी करेगा, वो इंक्रोचर करने वाले को नोटिस देगा, उसको बुलाएगा और उसको सुनेगा, और उसके बाद में एक प्रपोजल बना के वक्फ ट्रिब्यूनल को भेजेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल जो होता है वो जुडिशियल बॉडी रहती है, ये वक्फ बोर्ड से अलग इंडिपेंडेंट है। तीन मेंबर्स का एक ट्रिब्यूनल होता है, जिसमें एक चेयरमैन जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक के ऑफिसर होते हैं। तो किसी भी इंक्रोचमेंट का मैटर अगर ऑर्डर लेनी है,
तो पहले एक था कि वक्फ बोर्ड का सीईओ खुद अपनी इंक्रोचमेंट के रिमूवल के ऑर्डर देता था और एसडीओ के पास भेजता था, और एसडीएम जो है उसको वैकेट करने का पावर थे। अभी 2013 के एक्ट में उन्होंने वो चेंज किया, और अभी जो है सीईओ उसकी इंक्वायरी करेगा और ट्रिब्यूनल से ऑर्डर मांगेगा, और ट्रिब्यूनल उस पर सुनवाई करके ऑर्डर देगा, और ट्रिब्यूनल फिर वो वक्फ बोर्ड को बोलेगा तुम ये इंक्रोचमेंट खाली कराओ, या एसडीएम या तालुका मजिस्ट्रेट जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको बताएगा कि भी ये इसको वक्फ की प्रॉपर्टी को वैकेट करो। तो इस तरह से ये डुअल पावर्स उन्होंने एक प्रोविजन किया है। वक्फ बोर्ड का सीईओ को भी पावर्स आ गए हैं कि अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया तो वक्फ बोर्ड के पावर सीईओ के पास में अगर कोई ताकत है तो वो भी जाकर के अपनी फोर्स लगाकर इंक्रोचमेंट हटा सकता है। एक पब्लिक प्रीमाइसेस इविक्शन एक्ट का अमेंडमेंट हमने हमारे टाइम जमाने में, मेरे जमाने में 2007 में हमने पास किया था। हमने नागपुर के अधिवेशन सेशन में वो अमेंडमेंट कैरी किया था। उसमें पब्लिक प्रीमाइसेस इविक्शन एक्ट की प्रोविजन जो है वक्फ प्रॉपर्टी को लगाई थी। तो उसके हिसाब से वक्फ बोर्ड का सीईओ जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनता है, और वक्फ बोर्ड के सीईओ को पावर्स आ गए थे कि वक्फ बोर्ड का सीईओ चाहे तो फोर्स लगा के कोई भी इंक्रोचमेंट जो है उसको इविक्ट कर सकता है। तो ये एक बड़ी प्रोविजन वक्फ एक्ट में 2013 के बाद आई है। मेरे ख्याल में ये बहुत स्ट्रांग प्रोविजन है। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो वक्फ के जो इलीगल कब्जेदार है वो हटाए जा सकते हैं, अगर वक्फ बोर्ड स्ट्रांग है तो। और दूसरा प्रोविजन सेक्शन 55 में और किया गया है कि इन्फोर्समेंट अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर का नहीं हो रहा है तो ट्रिब्यूनल चाहे तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वो ऑर्डर भेज सकता है या सीईओ भेज सकता है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बोल सकता है कि ये कब्जा हटाओ आप और पोजीशन वक्फ बोर्ड को दो। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है पुराने जमाने में, ये पावर्स एसडीएम को हम लोग ऑर्डर करके भेजा करते थे, लेकिन एसडीएम ने 1% केसेस में भी कभी जो है वो इंक्रोचमेंट हटाए नहीं थे। तो इसलिए अभी ये वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट में ये नया प्रोविजन उन्होंने किया है, और उसके हिसाब से जो है ये काफी स्ट्रांग प्रोविजन है। तो जो जिनको लगता है कि भाई हमारे प्रॉपर्टीज पे इंक्रोचमेंट हुए हैं या फिर हम उसको कैसे हटाएंगे कैसे रोकेंगे, तो ये प्रोविजन उसके मदद के लिए आ सकती है। लेकिन इसमें प्राइमरी जरूरत इस बात की है कि वक्फ बोर्ड का एक्टिव होना और सीईओ का स्ट्रांग होना जरूरी है। इसके बाद आइए कि हमारे पास जो महाराष्ट्र में प्रॉपर्टीज है वक्फ बोर्ड की, कितनी प्रॉपर्टीज है, कहाँ कहाँ है, इसका एक थोड़ा सा का अंदाज मैं आपको देने। वैसे तो पूरे वक्फ की प्रॉपर्टी पूरे हिंदुस्तान में इंडिया में बिखरी पड़ी है, बहुत प्रॉपर्टीज है, हजारों हजारों जमीनें, एकड़ जमीनें बादशाहों ने और निजाम ने दरगाहों को और मस्जिदों को दी है। मेरे जमाने में मैंने ऐसी 25 प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की थी 2007 में। हमारे साथियों को मालूम होगा कि उन 25 प्रॉपर्टी में नांदेड़ में 50 एकड़ जमीन थी जो शहर से लगी हुई, और नासिक में थी, पूना में थी, परभनी में थी, काफी जगह पर है। मराठवाड़ा तो वक्फ की प्रॉपर्टी से भरा पड़ा है, लेकिन ज्यादातर प्रॉपर्टी मुतवल्लियों ने या किसी लोगों ने जो है बिल्डर के साथ साठगांठ करके वो गैर कानूनी तरीके से बेच दी है। उन प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने की कार्रवाई हमने शुरू की थी, लेकिन मेरे ख्याल है अभी भी वो प्रॉपर्टी जो है वो रिस्टोर नहीं हुई है। इगतपुरी की जो मैंने बताया कि इगतपुरी की 5000 एकड़ जमीन जो है वो किसी प्राइवेट प्लांटेशन की कंपनी ने आकर हमको बताया था कि सर ये आपकी प्रॉपर्टी है और यहाँ ऐसी है। जब हमने देखा तो उसमें से बहुत सारे वहाँ के तत्कालीन मुतवल्ली जो थे, मेंबर्स थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से उसके सौदे किए हुए थे। इस तरह से ये जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, एक आपने सुना होगा पिछले दिनों में, साल डेढ़ साल पहले नासिक की बड़ी मस्जिद की प्रॉपर्टी, दुधाधारी मस्जिद की प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से बेची गई थी। वो उसका अंदाजा किसी ने लगाया कि 2500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। इस तरह की प्रॉपर्टी अगर आप बॉम्बे में, पूना में देखेंगे तो बहुत सारी है। पूना में तो काफी प्रॉपर्टीज है, 25-25 एकड़ जमीन पड़ी है वहां, और वो किसी बिल्डर्स के कब्जे में है। वहां के कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सुना है कि अच्छा काम कर रही है, कुछ लड़ रही है उसके लिए। एक एंटेलिया की प्रॉपर्टी जो थी वो भी उसमें एक था, जिसके ऊपर उन्होंने घर बनाया था, जिसके बाद में एक लिटिगेशन कोर्ट में चल रहा है। तो इस तरह की ये प्रॉपर्टीज है महाराष्ट्र में, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज पड़ी है जिसको अगर हमने रिस्टोर कर लिया तो काफी इसका इनकम हो सकता है। अब ये प्रॉपर्टी को डेवलपमेंट कैसा करना और उसका क्या प्रोविजंस है। अगर प्रॉपर्टी को डेवलप करना है, किसी को लगता है, लोग मुतवल्ली को लगता है कि भी हम
हमारी प्रॉपर्टी को मैनेजमेंट हमारी को डेवलप करना है, या कुछ शॉप्स निकालनी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निकालना है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स निकालना है, तो वो अपना प्रपोजल बना के उसको लेकिन वक्फ बोर्ड के पास भेजना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली फिर लीज वीज पे देना है तो बोर्ड की सैंक्शन लगता है। तो या बोर्ड चाहे तो वो लोकल मुतवल्ली को या लोकल कमेटी को मजबूर कर सकता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप करो और इसे इनकम जनरेट करो। अगर वो लोकल कमेटी ने वैसा नहीं किया तो वर्क बोर्ड चाहे तो खुद वो प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेकर के उसको डेवलप करा सकता है। ये सेक्शन 32 के फंक्शंस ऑफ जो बोर्ड है उसके पावर में आता है। उसके बाद में अगर कोई प्रॉपर्टी एलिनेटेड हो गई है और उसको अगर रिस्टोर कर लिया जाता है तो उसको भी बोर्ड खुद होकर अपना डेवलप कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सच्चर कमीशन के बाद में कुछ कदम उठाए थे कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को कैसा डेवलप किया जाए। उसके लिए उन्होंने एक कारपोरेशन बनाया था नबार्ड को करके, नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करके था वो, और वो अभी कितना फंक्शनल है ये मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने बीच में भी ये जो वामसी वगैरह का जो डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट लिया था शायद उन्होंने लिया था। और डेवलप प्रॉपर्टी अगर हो गई है एक मरतबा तो देन दैट डेवलप प्रॉपर्टी कैन बी लीज्ड विद द प्रायर सैंक्शन ऑफ द बोर्ड। तो वक्त की प्रॉपर्टी अगर है हमारे पास पड़ी हुई तो भी उसका फायदा तभी होगा अगर हम उसको डेवलप करते हैं। तो अगर डेवलप करते नहीं है तो उससे कोई फायदा हासिल नहीं होगा। अभी बहुत सारे वक्फ के पास में कई जमीनें पड़ी है, बैरन पड़ी हुई है, और उस पर कुछ नहीं हो रहा है, लोग कब्जे कर रहे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को डेवलप करना किया जा सकता है। वहाँ के लोकल कमेटीज है या लोकल जो मेंबरान हैं उन्होंने अगर उसको इनिशिएटिव लिया तो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के बारे में वक्फ एक्ट में प्रोविजन है, और बोर्ड उसको बोर्ड के भाई ये कर्तव्य है, ये बोर्ड की ड्यूटी में डाला है कि बोर्ड असल में बोर्ड का काम यही है, मेन काम बोर्ड का ये है कि प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना, कहाँ इलीगल प्रॉपर्टीज है वो देखना, उसको रिस्टोर करना, उसको डेवलप कराना, ये सारा है। लेकिन बोर्ड वो काम से ज्यादा दूसरे काम में लगा हुआ है। बोर्ड के बाद में ये इतने झगड़े मस्जिदों के और मदारिसों के आते हैं मैनेजमेंट के, तो बोर्ड का बहुत सारा वक्त उसमें चले जाता है, और लिटिगेशन में बहुत सारा वक्त जाता है। तो बोर्ड के पास में सैकड़ों केसेस है जो कोर्ट केसेस में चल रही है, तो वो इस प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट की तरफ में या रिस्टोरेशन की तरफ में वो ज्यादा ध्यान नहीं दे सकता है। तो ये एक प्रोविजन है। अब आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की क्या हालत है, और बहुत सारे जो वक्फ के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं। अब हमारी अभी वेबिनार में भी कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हमारे साथी है, पुराने और नए भी हैं, और जो बड़े परेशान हैं और कि यार वक्फ के क्या हालत हो जाए। तो वक्फ को लेकर के महाराष्ट्र में कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है। जो मैं तो जब से रिटायर हुआ तब से वक्फ के कांटेक्ट में हूँ, और मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि वक्फ में कल चल क्या रहा है, और हमेशा हमने उसके लिए कोशिश भी की थी, और एक सेंट्रल लेवल पर एक उसकी बॉडी भी बनाई थी। तो वक्फ बोर्ड का बोर्ड जो है करीब करीब पिछले 5-6 साल से जो है एकदम नॉन फंक्शनिंग इसमें चल रहा है, और उसके बहुत सारे रीजंस है। जो काम होना चाहिए वो काम बोर्ड में, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में नहीं हो रहे। बाकी जो कुछ बोर्ड है वो काम कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का बोर्ड अगर कंपेरेटिव देखा जाए तो यहाँ काफी कुछ काम नहीं हो रहा है, यानी जो लोगों के काम है वो पेंडिंग पड़े। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर रेगुलर सीईओ जो चाहिए बोर्ड में वो नहीं है, और रेगुलर सीईओ के बीच में एक बार अपॉइंटमेंट हुई थी, तो वो सीईओ को कुछ लोगों ने काम नहीं करने दिया, तो उन्होंने अपनी ट्रांसफर करवा ली, जुडिशरी से आए थे वो। उसके बाद में कोई दूसरा सीईओ आने को तैयार नहीं है, और हमने बहुत कोशिश की, मैंने भी अपने बैचमेट्स को बहुत बोलने की कोशिश की कि भाई बोर्ड में आइए। हमने जब कुछ नाम प्रपोज किए या बोर्ड ने कुछ नाम प्रपोज किए तो गवर्नमेंट ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस तरह से वो गवर्नमेंट ने उसको एडिशनल चार्ज में रखा हुआ है बहुत दिनों से। और वक्फ बोर्ड का एक सीईओ का बहुत बड़ा काम है, एक चैरिटी कमिश्नर का जो एक कमिश्नर काम करता है, वो बोर्ड का सीईओ का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन अब वक्फ बोर्ड में ऐसा है कि वहाँ कोई भी ऑफिसर आने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ का ऑफिसर जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का, एडिशनल कलेक्टर रैंक का ऑफिसर चाहिए होता है।
उसके लिए ऐसे ऑफिसर वर्क बोर्ड में कोई फैसिलिटी नहीं है तो आने को तैयार नहीं है। एक तो हमारे यहाँ ऑफिसर्स है ही नहीं उस रैंक में, बहुत इन्हीं के लिए ऑफिसर्स है। उनको हमने पूछा था लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं है बोर्ड में काम करने के लिए। तो एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसको कैसा सॉल्व करेंगे, इसके लिए एक अलग से डिस्कशन की जरूरत है। और दूसरी बात है कि बोर्ड में जो स्टाफ था मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड के जमाने का, मैंने जब वक्फ बोर्ड में चार्ज लिया था 2007 में, तो 2006 में उस वक्त में करीब 60 एम्प्लॉइज थे। आज वो घट के रिटायर होके आज 30 एम्प्लॉइज बचे हैं करीब करीब, और वो भी पुराने जमाने के एम्प्लॉइज हैं। और 30 में भी कुछ 6-7 एम्प्लॉइज हमने हमारे जमाने में लगाए थे, नए लड़के। वो एम्प्लॉइज के भरोसे अभी वर्क बोर्ड चल रहा है। बाकी तो वर्क बोर्ड में सफिशिएंट स्टाफ भी नहीं है। गवर्नमेंट वर्क बोर्ड को कोई किसी तरह की सैलरी ग्रांट नहीं देती। अब किसी को लगता होगा कि गवर्नमेंट, शायद गवर्नमेंट का बोर्ड है तो गवर्नमेंट कुछ इसको ग्रांट देती होगी। गवर्नमेंट का कहना है भी आपका वर्क बोर्ड है, आप चलाइए, आप इनकम जनरेट करें और आप सैलरी की तनख्वाह खुद निकाले, सैलरी का पैसा निकाले और वो सैलरी आपका मैनेज करे खुद। तो सैलरी के लिए गवर्नमेंट पैसा नहीं देती। गवर्नमेंट ने बीच में पैसा दिया था कुछ कंप्यूटर परचेस करने के लिए, और एक बार सैलरी रुक गई थी एम्प्लॉयज की, तब एक मरतबा दिया था। इसके अलावा गवर्नमेंट कोई आगे बढ़ के सैलरी देती नहीं है। इसके लिए काफी हमने बीच में जद्दोजहद की थी हमारे जमाने में भी, और बाद में भी कुछ लोगों ने उसके ऊपर काफी प्रेशराइज किया, यानी मेरे जाने के बाद में भी उस पर हुआ, तो कुछ गवर्नमेंट ने थोड़ा सा पैसा वर्क बोर्ड को रिलीज किया था, लेकिन उसका भी बहुत हिसाब मांगते मांगते अभी तक वो चल रहा है मैटर। और वर्क बोर्ड में अब चूंकि रेगुलर सीईओ नहीं है और स्टाफ कम है और बोर्ड की मीटिंगें रेगुलर होती नहीं है। बोर्ड ने बीच में क्या किया था कि सारे पावर्स जो है सीईओ के वो विड्रॉ कर लिया था। तो इसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन के जितने प्रपोजल्स है वो सब पेंडिंग पड़े हुए हैं। बहुत सारे दरगाहों में, मस्जिदों में इलेक्शन नहीं होते, मैनेजमेंट के डिस्प्यूट्स रहते हैं। ये सारा जो है डिस्प्यूट्स के मैटर वहाँ ढीक लगा हुआ है। चेंज रिपोर्ट्स पास नहीं हो रही है, जिसके पास कोई कोर्ट ऑर्डर आ जाते हैं वो वही काम हो रहा है, ऐसे मेरी रिपोर्ट है। जरूरी नहीं है कि वर्क बोर्ड के एम्प्लॉय ने या वर्क बोर्ड के लोगों ने उससे सहमत होना चाहिए। और उसके एक दूसरा बड़ा मैटर है कोर्ट केसेस का। कोर्ट केसेस बहुत सारी वर्क बोर्ड के खिलाफ में होती है, और कोर्ट के केसेस पे ध्यान अगर नहीं रखा जाए तो अहम प्रॉपर्टी जो है वो हाथ से चली जाती है। और एक बार किसी हाईकोर्ट का उस पर स्टैंपिंग हो गया ऑर्डर, गलत ऑर्डर पे, तो फिर वो प्रॉपर्टी वापस लेना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी कोर्ट केसेस चल रही है। अभी हमारे वेबिनार में हमारे जावेद भाई है, जावेद शेख साहब एडवोकेट, वर्क बोर्ड के एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। वो उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में 60-70 पिटिशन अभी वर्क बोर्ड की प्रॉपर्टीज को लेकर चल रही है, और हाई कोर्ट में बहुत सारी पिटिशन क्लब होकर पड़ी है, और ट्रिब्यूनल में कई पिटिशन है। तो वर्क बोर्ड की, इसलिए हमारे मुल्ला साहब जो थे बेचारे पुराने ट्रिब्यूनल के जज थे, वो अभी कुछ संभाल रहे काम। अल्लाह करे उनकी कामयाब हो, तो आके कोर्ट केसेस कम से कम वर्क बोर्ड की प्राइम जमीनें बचा सके। दूसरा, अभी इस परिस्थिति को करेक्ट करने के लिए क्या किया गया, इसके लिए देखिए हमने बीच में 4-5 साल से अटेम्प्ट्स हो रहे हैं बहुत सारे लोगों की तरफ से। हमने भी एक सेंट्रल लेवल पे औरंगाबाद में एक इसका ग्रुप बनाया था, वक्फ कमेटी करके, वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी। और मेरे ख्याल से पूना वालों ने भी कुछ ऐसी कुछ कमेटी वगैरह बनाई है, और कुछ लोग बॉम्बे वगैरह वाले भी इसलिए कुछ कर रहे हैं। हम लोग, मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि हम लोग कई मरतबा 2-3 मरतबा जाके सेक्रेटरी से मुलाकात किए, मिनिस्टर से मिले, नवाब मलिक साहब से मिले, इसके पहले के मिनिस्टर से मिले, लेकिन वर्क बोर्ड के सीईओ के अपॉइंटमेंट का मामला कुछ सामने क्लियर होता नजर नहीं आया। तो इस बीच में काफी कुछ अटेम्प्ट किए, लेकिन वो सारे अटेम्प्ट फेल हो गए। अब ये जो परिस्थिति है, अगर वक्फ बोर्ड का अगर ये सॉल्यूशन नहीं निकलता है, वक्फ बोर्ड के सीईओ की अपॉइंटमेंट, रेगुलर सीईओ की अपॉइंटमेंट नहीं होती है, वक्फ बोर्ड ठीक से गठित नहीं होता है, वहां पर एम्प्लॉइज अगर अच्छा से देखिए कि हर रीजनल लेवल पर हमने हमारे जमाने में ऑफिस खोले थे, कि हर रीजनल लेवल पे 6 रीजन में हमने 6 ऑफिस खोले थे, और वहां हमारा एक ऑफिसर भेजा था, इस उम्मीद पर कि गवर्नमेंट हमको एक्स्ट्रा स्टाफ अपॉइंट करने की परमिशन देगी, तो हम वो हर जगह पर सफिशिएंट स्टाफ अपॉइंट करेंगे और वहां की वर्क प्रॉपर्टीज को बचाएंगे। लेकिन वो ऑफिस अभी भी रीजनल ऑफिस है, लेकिन वहां पर कोई ठीक से ऑफिसर्स नहीं अपॉइंट हुए हैं। वो हमारे जमाने में जो क्लार्क थे उन्हीं को अब ऑफिसर्स बना दिया। बहुत सारे लोग रीजनल ऑफिसर बन गए, वो संभाल रहे हैं। तो इसलिए काम जो है लोगों के रीजनल लेवल, डिविजनल लेवल पर भी नहीं हो रहे।
तो ये एक इशू है इसका। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? ये क्या है कि सोल्यूशन ये हो सकता है कि हमारे जो एक्टिव ग्रुप्स है और सोशल प्रेशर बिल्टअप करे गवर्नमेंट पर, रेगुलर सीईओ का अपॉइंटमेंट कराने की कोशिश करे। और हमने अभी मिनिस्टर साहब से मैंने 10 दिन पहले बात की थी, तो उनका कहना था कि भी हम लोग कोशिश में हैं इसके, और जल्दी कुछ का सोल्यूशन कुछ निकालेंगे। और दूसरी एक अहम बात जो है वो है कि जितनी प्रॉपर्टीज का एक मैं अब बताने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होना चाहिए कि जितनी प्रॉपर्टीज वक्फ की बिकी है या बिक रही है, या जो भी वक्फ का खराबा हुआ है, इसके अंदर में दूसरा कोई आदमी नहीं शामिल है। इसमें देखिए, प्रॉपर्टी के मुतवल्ली भी हमारे हमारे लोग हैं, मुसलमान हैं। बहुत सी जगह बेचने वाले भी, खरीदने वाले भले ही गैर मुस्लिम होंगे, लेकिन हर लेवल पे हमारे लोग इन्वॉल्व है कि जो चाहे तो उसको सुधार भी सकते थे वक्फ बोर्ड को, या वक्फ की परिस्थितियों को बदल सकते थे। हर जगह मुसलमान है। मुसलमान ने अगर अपना रोल अगर एज ए मोमिन अदा किया तो इसमें सॉल्यूशन जल्दी निकल सकता है। और वक्फ बोर्ड को अगर स्ट्रांग नहीं किया हमने, और सीईओ की अपॉइंटमेंट रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं की, और अच्छे बोर्ड मेंबर्स को नहीं लाया, तो ये वक्फ का मामला महाराष्ट्र में जो है पिछले 7 सालों से लटका हुआ है। ये पता नहीं और कितने साल तक इस तरह चलेगा। तो इसके लिए सबको, जब तक के सब लोग यूनाइटेडली इसके लिए फाइट नहीं करेंगे ना, तब तक के हम लोग इसके सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। आप कितने भी ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए बाहर, कितने भी वक्फ की संस्थाएं बना लीजिए वक्फ के फाइट करने के लिए, आखिर जाएंगे हम लोग वहीं पर वक्फ बोर्ड के पास, क्योंकि पावर्स बोर्ड के पास है। कोई प्रॉपर्टी को अगर रिस्टोर करना है, किसी प्रॉपर्टी को डेवलप करना है, किसी के खिलाफ कार्रवाई करना है, तो सारे पावर्स कानून में वक्फ बोर्ड के पास है। तो वक्फ बोर्ड एक्टिव होना बहुत जरूरी है, वक्फ बोर्ड का सीईओ एक्टिव होना जरूरी है। ये एक वहां पर एक मेरी गुजारिश है कि इस बहाने जो जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, या जो जो लोग यहाँ बहुत सारे लोग एनजीओ है और एक्टिविस्ट है, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस इशू पर गौर करना बहुत जरूरी है। वरना इतनी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां है ये हमारी, जो है ये ऐसी खुशबू होती चले जा रही है और चले जाएगी। तो हमको हमारे लोगों के अंदर में भी सुधार लाना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड जब तक अच्छा था, वक्फ बोर्ड था, सीईओ भले नहीं था, लेकिन वक्फ बोर्ड बीच में रहा, चेयरमैन बीच में रहे, वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे, लेकिन फिर भी वक्फ का काम सही नहीं चला। इसकी वजह यह है कि भी अगर किसी ने आपके अपने इंटरेस्ट को दूर रख करके वक्फ के इंटरेस्ट को साथ में हाथ में लिया होता, तो वक्फ के इश्यूज को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो मेरा ख्याल है ये काफी है, इतना इससे ज्यादा और ओपन करके बोलने की जरूरत नहीं है। कि हम लोग अगर हमारा रोल सही से समझ कर बैठे और समझ बैठे, और हमारे एनजीओज है, एक्टिविस्ट है, ये सारा ताकत लगा करके, अभी हमने मिनिस्टर साहब से अपॉइंटमेंट ली है। उनका कहना था कि अभी जरा थोड़ा सा लॉकडाउन खुल जाता है, इसके बाद में हम लोग बैठते हैं और कुछ लोग एक्टिविस्ट जो है हम लोग जाके उनसे बात करेंगे। मेरी मिनिस्टर साहब से बात होती रहती है, मैं उनसे बहुत मरतबा, इसके पहले भी हम मिले हैं। मेरे उस दौर के ज़माने में उन्होंने बहुत हमको सपोर्ट किया है। उस वक्त में एमएलए थे वो, तो जब हमने एंटेलिया की लड़ाई लड़ी थी तो वो बहुत हमारे साथ में थे। तो अभी भी वो बहुत पॉजिटिव है, और उनका कहना है कि भाई आप ऑफिसर्स का नाम बताइए, तो फिर हम लोग वहाँ वक्फ बोर्ड के सीईओ का अपॉइंटमेंट करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो आप जितने यहाँ लोग प्रेजेंट है, इसमें अगर किसी को ये कोई ऐसा ऑफिसर पता है, मुस्लिम ऑफिसर, जो डिप्टी सेक्रेटरी रैंक में आता है, एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल सीईओ, एडिशनल एसपी के रैंक में आता है, ऐसा ऑफिसर अगर यहाँ काम करने के लिए तैयार है वक्फ बोर्ड में, तो आप नाम सजेस्ट करें, हम उस नाम को मिनिस्टर साहब को बताएंगे और उसकी अपॉइंटमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। या दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि बोर्ड को, जैसा हरियाणा पंजाब का बोर्ड है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर है, आईपीएस ऑफिसर, डीआईजी रैंक के ऑफिसर जो है वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर है, और वही बोर्ड सक्सेसफुल तरक्की कर पाया जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर रहे। महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड भी जो है 79 से 84 तक जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर रहा यहाँ पर। उस जमाने में अच्छा काम हुआ, डिविजनल कमिश्नर जो था उसके एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो एडमिनिस्ट्रेटर अगर के लिए भी हमने बीच में बोला था कि हमारे कुछ आईपीएस ऑफिसर्स है, तो आईपीएस ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट करें कि भाई आप
इस पे एडमिनिस्ट्रेटर बन जाइए, ऐसा कुछ है। तो इसके बारे में कुछ एक जो थिंक टैंक के लोग हैं उसमें सर जोड़ के बैठकर इसके ऊपर में उपाय योजना करने की जरूरत है। अगर हम ये कर पाए तो मेरे ख्याल है इसका वक्फ बोर्ड का पूरा वक्फ की प्रॉपर्टीज को हम बचा पाएंगे। और जो हजारों इश्यूज पेंडिंग है मैनेजमेंट कमिटीज के, चेंज रिपोर्ट के और इलेक्शंस के और काफी मुतवल्लियों के, ये सारे इश्यूज है। रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। हम एक तरफ बोल रहे रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन के हजारों केसेस पेंडिंग पड़ी है। तो ये सब सारे काम करना है, तो वक्फ बोर्ड को अपने को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। तो ये है प्रेजेंट हालत महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के। तो इसमें सोल्यूशन निकालने के लिए मैं समझता हूँ यहाँ माइनॉरिटी, महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम है और हमारे मुस्लिम अधिकार आंदोलन के जो हमारे कार्यकर्ता भाई लोग हैं और वक्फ थिंक टैंक जो अभी नए नए क्रिएट किया है हमारे भाइयों ने, सब मिलकर, हमारे औरंगाबाद की ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोगों ने बनाई थी, सब लोग मिलकर एक जॉइंटली वेबिनार अगर ऑर्गेनाइज करें अपन इंटरएक्टिव, तो उस पर कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। तो मेरे मुनीर भाई से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें आप सोच सकते हैं, हम लोग बात करके इसका कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो यही सब कुछ था जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा ऐसा ये सजेशन है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में वक्फ बोर्ड का ऑफिस होना चाहिए। एक प्रॉब्लम होता है सर कि औरंगाबाद में सिर्फ एक ऑफिस है, इसलिए हम अभी सांगली, कोल्हापुर, सतारा के लोग यहाँ से वहां तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक वक्फ बोर्ड का ऑफिस होना चाहिए। नहीं तो हर एक मंथली एक कैंप होना चाहिए हर एक कलेक्टर ऑफिस में वक्फ बोर्ड का। और सर मेरा एक सवाल है, शायद आपके कार्यकाल में हुआ होगा, नहीं तो आपके बाद में हुआ होगा, आपके पहले हुआ होगा, एंटिलिया जो हाउस मुकेश अंबानी ने वक्फ बोर्ड के जमीन पर बनाया है, तो सर उसके बारे में थोड़ा गाइडेंस कीजिए कि वो क्या केस है। आपके दो इश्यूज आपने बताया कि एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, तो वो बात बहुत सही है आपका। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं भी रहा तो कम से कम रीजनल या डिविजनल लेवल पर भी अगर ऑफिसर्स रहे, एक्टिव ऑफिसर्स रहे, तो उसकी जरूरत है, होना चाहिए। मैं भी उससे एग्री करता हूँ। और क्योंकि वक्फ बोर्ड वो काम कर रहा है जो एक जमाने में चैरिटी कमिश्नर करता था, और चैरिटी कमिश्नर के बाद में कितना बड़ा स्टाफ है और हर जगह ऑफिस है, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है। तो वक्फ को लेकर के डिस्ट्रिक्ट के मैटर अगर आपको डिस्ट्रिक्ट में अगर सेटल होते तो अच्छी बात है, मैं तो उसको एग्री करता हूँ। हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा था, मेरे जमाने में ये प्रपोजल हमने गवर्नमेंट से डिस्कस किया था। गवर्नमेंट ने हमसे कहा था, वो टेकेकरा मैडम सेक्रेटरी थी, नहीं उनके पहले की बात है, तो उन्होंने कहा था कि टेकेकरा मैडम के जमाने में हमने वो प्रपोजल बना के भेजा कि वक्फ का स्टाफिंग पैटर्न बना के 120 स्टाफ का हमने स्टाफ मांगा था, और वो फिर स्टाफ मेरे ट्रांसफर होने के बाद में मंजूर भी किया गवर्नमेंट ने। आज भी स्टाफिंग पैटर्न मंजूर है। गवर्नमेंट का कहना है कि भैया स्टाफ आप अपॉइंट करो और काम शुरू करो, हमारा क्या प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट का कहना है कि आप अपने रिक्रूटमेंट रूल बनाइए, स्टाफ अपॉइंट करे, और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सैंक्शन देकर रखा है। लेकिन स्टाफ अपॉइंट करने के लिए रेगुलर सीओ तो चाहिए ना, रेगुलर सीओ चाहिए, उधर डिफिकल्ट काम है वो। अगर पूरा स्टाफ अपॉइंट हो जाता है और सफिशिएंट फंड्स चाहिए, उतने फंड्स अगर है तो स्टाफ अपॉइंट हो सकता है। तो ये इशू जो है, इस पे गवर्नमेंट ने अपने तरफ से क्लियरेंस दिया हुआ है कि आप अपॉइंट कर सकते हैं। अगर वो स्टाफ अपॉइंट हो जाता है तो फिर ये इसके अंदर में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई इशू प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ा इस इशू को हमको फॉलो करना पड़ेगा मिनिस्टर साहब को साथ लेकर के। एक इशू है एंटीलिया का इशू, आपने पूछा था, वो ऐसा है कि मैटर अभी भी सब्सिडाइज है। एंटीलिया एक प्रॉपर्टी है, वो ये जो है यहाँ वो 1894 में उसका एक ट्रस्ट डीड हुआ था। वो है करीम भाई खोजा, इन्होंने एक ट्रस्ट डीड करके वो प्रॉपर्टी क्रिएट किया था। उस जमाने के 55,000 रुपए का एक एंडोमेंट क्रिएट किया था, और वो क्रिएट किया था कि इस्माइली खोजा मुस्लिम बच्चों के ऑर्फनेज के लिए क्रिएट किया था। उसमें लिखा भी है कि इनकी इस्लामिक तालीमात होगी, नमाज पढ़ी जाएगी वगैरह करके। और उसके बाद में वो प्रॉपर्टी को उन्होंने फिर उससे एक ऑर्फनेज शुरू किया था माटुंगा में। फिर उसको बेचकर उन्होंने ये एंटीलिया ने जहाँ पे प्रॉपर्टी ये जो एंटोफिल है इसके ऊपर में वो प्रॉपर्टी खरीदी थी। ये करीब 1 हेक्टर के करीब प्रॉपर्टी थी। बाद में इसमें से एक्विजिशन हुआ, ये हुआ, होते होते कम होते होते वो करीब 4,500 स्क्वायर मीटर प्रॉपर्टी अभी बची थी। और वो प्रॉपर्टी पर ऑर्फनेज चल रहा था 2001 तक का।
और 2001 में फिर वो प्रॉपर्टी को जो है वो ट्रस्टियों ने, लोकल ट्रस्टियों ने बेचने के लिए निकाला। उसका एडवर्टाइजमेंट दिया टाइम्स ऑफ इंडिया में, और एंटेलिया ने उसको रेट ऑफर किए। एंटेलिया ने उसको 21 करोड़ में खरीदा, और उसके बाद में उन्होंने बाद में जाकर के पोस्ट फैक्टो चैरिटी कमिश्नर का परमिशन लिया। अब 2002 में चैरिटी कमिश्नर परमिशन दिया, तो फिर उसमें इशू ऐसा आ गया, लोगों का कहना था, मुसलमानों का और बाकी जो एक्टिविस्ट थे, कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है ये वक्फ प्रॉपर्टी है, मुस्लिम इस्माइली खोजा बच्चों के लिए और ऑर्फेनेज के लिए प्रॉपर्टी है, तो वक्फ के डेफिनेशन में आती है। और जब वक्फ एक्ट 1995 इम्प्लीमेंटेशन में आ गया है, और सेक्शन 112 के हिसाब से, रिपीलिंग क्लॉज के हिसाब से चैरिटी कमिश्नर के पावर्स रिपील हो गए, तो चैरिटी कमिश्नर को पावर कहां बचता है कि उसकी परमिशन दे? तो चैरिटी कमिश्नर ने दिया वो जो परमिशन है वो सही पावर, सही परमिशन नहीं है, वो इलीगल है, वाइड है। तो इसलिए शोर मचा उस जमाने में 2004-5 में। वहाँ के बॉम्बे के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने उसे काफी शोरगुल किया कि ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ये कैसे बिक गई है और इनको कैसा बेच दिया। तो उस टाइम में गवर्नमेंट लेवल पर इसका इंक्वायरी हुई है, और गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी को इंक्वायरी करने के लिए वक्फ बोर्ड के सीईओ को बोला कि देखिए अब ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो वक्फ बोर्ड के सीईओ ने 2004 में उसमें एक ऑर्डर पास किया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। उसके खिलाफ में जो करीम भाई खोजा ट्रस्ट के जो लोग हैं वो ट्रिब्यूनल में गए। ट्रिब्यूनल में उनको स्टे नहीं मिला, दिन भर आर्गुमेंट करने के बाद में भी। तो फिर उन्होंने बोर्ड के पास वापस आया और बोर्ड से कुछ समझौता उस जमाने में किया, यानी 2005 की बात है। तो वक्फ बोर्ड ने उनको पोस्ट फैक्टो सैंक्शन देने का कोशिश किया, लेकिन वो कोई लीगली करेक्ट नहीं था। उसके बाद 2006 में जब मैं ज्वाइन हुआ तो ये इशू फिर से उठा कि भाई ये प्रॉपर्टी गलत तरीके से एंटेलिया को जो है ये वक्फ बोर्ड ने रेगुलराइज करके दी है। तो उसके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई, उसमें ये सवाल उठा, सीएम साहब के सामने ये मैटर गया। तो फिर गवर्नमेंट ने फिर मुझे बोला, मेरे जमाने मेरे वक्त में सीईओ को उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई आप इसके इंक्वायरी करो, और वक्त प्रॉपर्टी अगर है तो इसको वापस लो, रिस्टोर करो। तो रिस्टोरेशन के प्रपोजल के प्रोसीडिंग हमने शुरू किए थे, और वो प्रोसीडिंग के खिलाफ में करीम भाई ट्रस्ट के, खोजा ट्रस्ट के लोग जो है वो हाई कोर्ट में गए हमारे खिलाफ में, और पहले ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल में उनको कोई फायदा नहीं हुआ, और ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में फिर उनको पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में तो उनको फायदा नहीं मिला, लेकिन बाद में उन्होंने उनको स्टे मिल गया वहां पर। और वो स्टे मिला तो उसके खिलाफ में फिर हम कुछ महीने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी किया हमने, वक्फ बोर्ड ने। तो मैं उसको एसएलपी करके सुप्रीम कोर्ट में जब ले गया, वो बात है 2 मई 2008 की, सुप्रीम कोर्ट में वो हियरिंग हुआ उसका, और उसमें हमारी जो पिटीशन थी एसएलपी वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो बोले तुम इसको पहले हाई कोर्ट में ले जाओ, अभी विड्रॉ करो। तो उसको फिर हमने विड्रॉ करना पड़ा, और 2 मई को हमने उसको विड्रॉ करके 3 मई को जब हम लोग वापस आए औरंगाबाद में, तो मेरे टेबल पे मेरे ट्रांसफर के ऑर्डर रखी हुई थी। तो फिर मैं ट्रांसफर होके 2-3 दिन के बाद में मुझे चार्ज छोड़ना पड़ा। उसके बाद में वो मैटर अभी भी वैसी पड़ा है। जो ओरिजिनल पिटीशन है करीम भाई खोजा ट्रस्ट की, मेरे ख्याल से एज पर माई इंफॉर्मेशन वो अभी भी बॉम्बे के हाईकोर्ट में पड़ी है। उसके खिलाफ में बाद में दूसरे, उसकी जैसे दूसरे प्रॉपर्टी के लोग बहुत सारे कोर्ट के ऑर्डर्स हुए हैं, और उसके खिलाफ में एक ऑर्डर, हाई कोर्ट ऑर्डर ने तो वक्फ बोर्ड का गठन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। उसको बाद में हाई बोर्ड ने और गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। वो अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में स्टे देकर पड़ा हुआ है। तो अभी भी वो मैटर टोटल सब्जुडाइज है। हमारे जमाने में हमने कारपोरेशन को बोल के उसके कंस्ट्रक्शन का स्टे करवाया था, बाद में उन्होंने कंस्ट्रक्शन का स्टे उठा के प्रॉपर्टी पूरे कंस्ट्रक्शन करा लिया, अभी वो वहां पर है भी। उसके बाद में भी कुछ लोगों ने उसमें पीआईएल करी है, और हर साल 2 साल में एक पीआईएल उसमें होती रहती है, और उसके अंदर में लेकिन होता कुछ नहीं है। और फिर वही कभी असेंबली में क्वेश्चन उठता है, कभी कुछ उठता है, और लेकिन जब तक वो मेन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जो जो वो डिस्पोज नहीं होती है, मेन पिटीशन का जो उन्होंने जो स्टे दिया था, और जो एक हाई कोर्ट का जजमेंट हो उसमें हुआ है, उसको जब पूरी तरीके से डिस्पोज नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता, तब तक के ये सारा मैटर जो है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी एलिनेशन को सबको रोक कर रखा है। बोला हुआ है कि बोर्ड हो, चैरिटी कमिश्नर हो या लोकल मुतवली हो, कोई भी प्रॉपर्टी एलिनेट नहीं करेगा।
लेकिन इसका लोगों ने अपने तरह की मतलब निकाल के आज भी चैरिटी कमिश्नर की परमिशन लेकर लोग प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं। ये चल रहा है, इसके खिलाफ में लोगों ने कंटेम्प्ट में जाना चाहिए, करना चाहिए। एक बहुत बड़ा इशू है, तो वो इशू अभी भी कोर्ट में पड़ा हुआ है। जब भी इसका निकलेगा, लेकिन अब वो वक्फ है नहीं है, ये मेन डिस्प्यूट उसका पॉइंट है। अब वो जब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा अपने तरीके से, तब वो समझ में आएगा कि क्या वक्फ बोर्ड ने तो ऑर्डर दे दिया है। अब्दुल रऊफ साहब जो बता नहीं पाए कुछ बातें मैं जरा खुलकर बता दूं। अंटालिया के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में जब ये मामला चल रहा था, उस दिन हियरिंग नहीं था, और ऑल ऑफ ए सडन उस वक्त चीफ जस्टिस स्वतंत्र कुमार थे, और हमारे वहां के एडवोकेट जो एक चेयरमैन ने अपॉइंट किया था नुसरत शाह, जबकि हमारे अब्दुल रऊफ साहब ने उसको कहा था नुसरत शाह को कि आप मत जाइए, आज मैटर हियरिंग को नहीं है, बट ही अपीयर एंड एक्स पार्टी स्टे वाज गिवन अगेंस्ट द बोर्ड डिसीजन। देन वी बोथ, रऊफ साहब और मैं, जावेद शेख, हम लोग दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लेकर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला हियरिंग को आया, अब जो फली नरीमन के बेटे रोहिंगटन साहब जो है एक्टिव, अभी बाद में हमारे जो अटॉर्नी जनरल है वेणुगोपाल साहब, वक्फ बोर्ड की तरफ से इनको हमने अपॉइंट किए। हियरिंग शुरू होने के बाद जस्टिस कर्जू साहब ने बोला, देखो भाई, अगर ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो हम वो शीश महल गिरा देंगे, लेकिन आप अभी बॉम्बे हाईकोर्ट में स्टे वेकेट करने के लिए जाएंगे। अभी जिस स्टे को वेकेट करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट हमको डायरेक्ट करता है कि आप ये स्टे वेकेट करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में जाइए, और अगर वो वक्फ प्रॉपर्टी अगर होंगी तो वो शीश महल हम गिरा देंगे, ये जस्टिस कर्जू साहब ने कहा था। दूसरे दिन मैं और अब्दुल रऊफ साहब जब हम औरंगाबाद आए तो ऑफिस में पहुंचते फैक्स मिला, और उस वक्त के हमारे सीएम थे विलासराव देशमुख, और अब्दुल रऊफ साहब का ट्रांसफर हुआ। बाद में मेरे खिलाफ भी जद्दोजहद की मुझे निकालने की। मैं उस वक्त ये समझता था कि सारी पब्लिक रोड पर आएंगी सीओ को बचाने के लिए, लेकिन हमारी कौम सोती रही। एनजीओज का बड़ा रोल यह है कि एक तो लोकल लेवल पर जो उनके समझ में जो दिखता है कि जो वर्क प्रॉपर्टी है, और वो अगर कोई उसको कोई खोदबुद करने की कोशिश कर रहा है या उस पर कोई इलीगल इंक्रोचमेंट कराने की कोशिश कर रहा है, तो उसको वो लोकल लेवल पर रोक सकता है, रोकने की कोशिश करेगा। वो एक काम वो लोकल लेवल पे कर सकते हैं। दूसरा, एक प्रेशर ग्रुप बनाकर गवर्नमेंट पे कॉन्स्टेंटली और वक्फ बोर्ड पर एक प्रेशर माउंट करना बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूँ 2007 के बाद, जब से मैं वक्फ बोर्ड छोड़ा है, उसके बाद में 2008 में खड़से साहब मिनिस्टर हुआ करते थे, तो 2008 के नागपुर सेशन में मैं खुद डेलीगेशन के साथ उनको मिलने गया था कि साहब यहाँ वक्फ बोर्ड के सीईओ की पोस्ट खाली है मेरे ट्रांसफर के बाद में, तो उसके बाद में आप भरी है, तो उसके, लेकिन उन्होंने बोला हाँ आप नाम भेजो, ये करो वो करो, लेकिन तब से अब तक वो भरी नहीं गई है। और गवर्नमेंट ने जब नाम भेजे गए, हमने जब नाम भेजे, गवर्नमेंट ने कोई ना कोई बहाना बना करके उसको ये कर दिया। वो गवर्नमेंट पे एक प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ेगा, जो नागपुर बॉम्बे के लोकल कुछ लोग उसमें हो, और कुछ वकील हजरात हो। बॉम्बे पूना के लोग ज्यादा ये कर सकते हैं, हम लोग नागपुर से ज्यादा बार बार नहीं जा सकते। ये गवर्नमेंट से फॉलो अप करना और गवर्नमेंट को कांस्टेंट प्रेशर माउंट करना ये जरूरी है, तभी ये काम। शेर के साथ मैं अपनी बात को पूरा करूंगा कि ये जो लुट गई तेरी इस्मतें, तेरी गफलतों का खिराज है। ये जो लुट गई तेरी इस्मतें, तेरी गफलतों का खिराज है। तू जो जाग उठेगा आज भी, वही तख्त है, वही ताज है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर, व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक यू।